हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां पर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात हम लोग जान लें कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। पहले तो ये, फिर हम एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर का नाम क्या कहना चाह रहा है ना। तो बहुपद का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है, बराबर में कुछ नहीं है, सिंपल ये लिखा हुआ है 4x + 3, ये 5x² + 4y + 9 लिखा हुआ है, सिंपल, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर बराबर में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब 0 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, कोई और दूसरा वेरिएबल लिखा है, कोई चर लिखा है, तो वो समीकरण बन जाता है। समीकरण में बराबर का निशान होता है, बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता है। बस इतना सा फर्क है। हमने बहुपद कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारी बारी है समीकरणों की बात करने की। तो हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। सबसे पहले बात करें रैखिक की। तो रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है चर की घात जो हो, चर की घात 1 होनी चाहिए अधिकतम। अधिकतम यहां लिख देता हूं मैं, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? एक बार में दो समीकरण आएंगे सीधे, और दो चर वाले। तो यहां पर चर का मतलब क्या होता है? ये जो x, y, z ये सब लिखते हैं हम, ये चर होते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स। तो यहां पर कितने चर हैं? एक चर है। यहां पर कितने चर हैं? दो चर है। यहां पर कितने चर हैं? एक चर है। यहां पर 3 है, x, y, z भी है। ठीक है, तो इस तरह से चर हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे काम के कौन से हैं? जिनमें दो चर हैं। दूसरी बात, जिनकी घात चरों की एक ही है, वो हमारे समीकरण काम के हैं। और ऐसे एक साथ दो समीकरण आएंगे, युग्म आएंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ा सा हम समझ लें कि किस समीकरण को क्या बोलते हैं। जैसे ये है, इसमें चरों की संख्या एक बार समझ लें हम, और रैखिक है कि रैखिक नहीं है ये भी समझ लें, कि देख के कैसे पहचान में आएगा आपके। यहां पे बात करें तो कितने चर हैं? 1, 2, 3, 3 चर दिख रहे हैं, और चरों की घात 1 है अधिकतम। अधिकतम घात अगर 1 होती है तो रैखिक बोल देते हैं हम उसको। तो 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। आगे बात करते हैं, दो चर यहां दिख रहे हैं x और y, तो दो चर वाला है, रैखिक तो नहीं है क्योंकि घात 2 आ गई चर की। इधर 1 है, उससे मतलब नहीं है। अधिकतम घात 2 दिख रही है हमारे को, तो वो द्विघात हो गया समीकरण, दो घात वाला समीकरण हो गया। यहां पर बात करें तो दो चर है और रैखिक भी है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए दोनों की घात 1-1 है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसकी बात करें तो एक ही चर दिख रहा है, x x हर जगह बस, तो एक ही चर है, तो एक चर वाला त्रिघात, क्योंकि अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको यहां पर? 3, तो एक चर वाला त्रिघात समीकरण है ये। आगे बात करें, 2x + 3 = 0। एक ही चर दिख रहा है यहां पर और एक ही घात है उसकी, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक घात मतलब रैखिक समीकरण। इसकी बात करें, दो चर दिख रहे हैं टोटल, इधर उधर देखने पर पूरे दो चर दिख रहे हैं, घातें एक ही है, एक घात मतलब रैखिक, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, जैसे ये हो गया, मैं बॉक्स बना देता हूं, और एक ये हो गया, इस तरह के हमारे काम के हैं। इस चैप्टर में हम केवल इस तरह के समीकरणों की बात करेंगे, बाकी किसी भी तरह के समीकरण की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनको कैसे हल किया जाता है, इनके युग्म को, एक साथ दो आएंगे, उनको कैसे हल किया जाता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। और हमारे सिलेबस में यहां पर 4 मेथड हैं, 4 तरीके दे रखे हैं, अलग अलग प्रश्नावली में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो एक समीकरण है अपने पास में, x + y = 10, ये एक समीकरण है। इसके अनंत हल निकल सकते हैं। हल का मतलब क्या है? x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे x का मान अगर मैं 1 रख दूं और y का मान 9 रख दूं, तो समीकरण संतुष्ट हो रही है। 1 + 9 = 10, तो 10 = 10 हो रहा है, मतलब संतुष्ट हो गई। अगर ये ऐसे बराबर में ना आए तो समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही, वो मान उस समीकरण का हल नहीं है। तो आप यहां लिखोगे कि ये तो इसका हल है, इस समीकरण का। और हल निकल सकते हैं, x का मान 5 ले लो और y का मान भी 5 ले लो, ये भी हल है। क्यों? क्योंकि 5 + 5 = क्या होगा? 10, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी एक हल है।
ऐसे अनंत हल बना सकते हो आप, बहुत सारे हल बना सकते हो आप इसमें। ठीक है, अगर मान लो मैं x का मान 2 ले लूं और y का मान भी 2 ले लूं, तो ये हल है क्या? 2 + 2 = 10 होता है क्या कभी? 4 = 10 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो ऐसे एक साथ हमें दो समीकरण दे रखे होंगे और दोनों का एक कॉमन हल निकालना होगा हमारे को। तो ऐसे हमें दो समीकरण एक साथ देंगे और उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे x और y के मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे, वो हमें इस चैप्टर में पता करना होगा। अब 4 तरीके दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 तरीके दिए हुए हैं मैं लिख देता हूं यहां पर, जगह नहीं है, चलो मैं बोल ही देता हूं। पहला तरीका है ग्राफीय विधि, जो 3.1 और 3.2 दोनों प्रश्नावलियों में ग्राफीय विधि की बात चल रही है। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, उससे हम दोनों समीकरणों को हल करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ग्राफ बना करके। ठीक है, 3.3 में है प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि और 3.5 में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि और 3.6 में मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो सबके मिक्स और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में ग्राफ बनाना है हमारे को, जो हमने 9th क्लास में सीखा है। 9वीं कक्षा में आपने इस तरह के ग्राफ बनाने सीखे हैं। ये सरल रेखा का ग्राफ बनता है इसका। जो भी दो घात वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ सरल रेखा आती है। कैसे बनाते हैं हम? x और y के ऐसे मान लेते थे, आपको याद हो तो इस तरह की टेबल बना लेते थे हम लोग, और ये x और y के दो मान ले लेते थे और उसको ग्राफ पे बनाते थे। ये काम हम लोग करते थे जब इसका ग्राफ बनाते थे तब। तो ग्राफीय विधि में हम लोग इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे, दो समीकरण एक साथ देंगे तो दोनों समीकरणों का एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनेगा और उससे आंसर निकल जाएगा। इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। तो मैं शुरू कर रहा हूं पहला मेथड, जो कि है ग्राफीय विधि। देखिए ग्राफीय विधि शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको सामान्य तौर पर किस तरह से दर्शा सकते हैं हम लोग। दर्शाने का तरीका क्या है? दर्शाने का तरीका है ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है भाई। दो चर हैं x और y, उनके कुछ गुणांक आएंगे और एक अचर पद आएगा, तो इस तरह से हम उसको दर्शा सकते हैं। ये हमारे आगे काम आएगा अगली प्रश्नावली में, अभी काम नहीं आएगा, मैंने अभी बता दिया बस आपको। आगे फिर से और बता दूंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं। अब बात करते हैं ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो प्रश्नावलियां इस पर डिपेंडेंट है। बाकी विधियों में तो एक एक प्रश्नावली चलेगी, इसमें पूरी दो प्रश्नावलियां हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। लेकिन अगर आपने 9वीं कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक एक स्टेप पूरा समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ग्राफ बना लोगे आप इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं उदाहरण से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला उदाहरण ही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी के उदाहरण तो और छोटे हैं बल्कि, लेकिन मैं लाइन से चल रहा हूं आपसे। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, तीनों उदाहरण हम लोग करेंगे। पहला देखिए, आप लोग बुक्स में आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखिए पहले उदाहरण में उसने बोला है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। 3.1 में क्या उदाहरण दिया हुआ है? देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और समझें कि कैसे इसको किया जाएगा। इसने कहा कि अखिला अपने गांव पे एक मेले में गई। एक लड़की है अखिला जो मेले में गई, उसकी बात चल रही है। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। चरखी की सवारी का मतलब है वो जो लंबा बड़ा सा झूला होता है ना, वो गोल गोल, उसको बोल रहे हैं चरखी की सवारी। और हुपला खेल का मतलब यह है कि हुपला खेल उसको बोलते हैं जैसे एक छोटी सी रिंग होती है जिसको हम यूं उछाल के फेंकते हैं और जिस सामान के ऊपर वो गिरती है, बहुत सारे सामान सामने रखे रहते हैं, साबुन रखा रहता है, टॉफीज रखी रहती है, बहुत सारी चीजें सामने रखी रहती है, जिसके ऊपर वो रिंग गिरी वो हमारा हो जाएगा। तो ये इस तरह के दो खेल वो खेल रही है, एक तो झूले पे झूल रही है और एक वो खेल खेल रही है। दोनों की कुछ कुछ फीस होती है, झूला झूलने की एक चक्कर की कुछ फीस होती है और ये एक बार रिंग फेंकने की कुछ फीस होगी, जिसके बदले में अगर रिंग आपकी किसी सामान पे गिर गई तो सामान अपना हो जाता है। तो ये दो चीजें वो कर रही है मेले में जाकर के। तो मैं यहां लिख देता हूं कि उदाहरण नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं और उसमें अखिला की बात चल रही है। अखिला एक लड़की है जो मेले में गई और उसने दो काम किए हैं, एक तो चरखी की सवारी कर रही है और एक हुपला खेल खेल रही है। ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ा। आगे देखते हैं। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला
उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी करी। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, क्वेश्चंस मिसप्रिंट्स हैं आपकी बुक में, मतलब हो सकता है किसी बुक में सही दे रखा हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें मिसप्रिंट है। इसमें लिखा हुआ है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। उल्टा है, इसने जितनी बार हुपला खेल खेला उससे दुगनी बार चरखी की सवारी करी है एक्चुअल में, है ना। वो अभी कर लेंगे हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। तो देखो सवारी के कितने रुपए लग रहे हैं, चरखी की सवारी के टोटल 3 रुपए लग रहे हैं, और हुपला खेल खेलने के कितने रुपए लग रहे हैं, एक बार खेलने के 4 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, एक बार ये सब एक एक बार का है। एक बार चरखी की सवारी के इतने रुपए हैं और एक बार हुपला खेल खेलने के 4 रुपए हैं। उसने टोटल कुल मिलाकर के 20 रुपए खर्च किए हैं मेले में। अपने को बताना है कि कितनी बार तो उसने चरखी की सवारी करी और कितनी बार हुपला खेल खेला इस 20 रुपए में, जबकि उसने हुपला खेल चरखी की सवारी का आधा ही खेला है, मतलब चरखी की सवारी डबल करी है हुपला खेल खेलने से। अगर हुपला खेल 4 बार खेला है तो चरखी की सवारी 8 बार करी है, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि कितनी बार चरखी की सवारी करी है और कितनी बार हुपला खेल खेला है। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको हम x और y मान लेते हैं हमेशा, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो। उसने पूछा है कितनी बार चरखी की सवारी करी, कितनी बार हुपला खेल खेला, तो ये x हो गया, ये y हो गया। माना, मैं लिखता हूं, माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी करी, चरखी की सवारी की, तथा y बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल खेला, y बार उसने हुपला खेल खेला। तो x बार चरखी की सवारी करी, y बार हुपला खेल खेला। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि x बार चरखी की सवारी करी और एक बार का मूल्य है 3 रुपए, तो x बार का मूल्य हो गया 3x रुपए। तो 3x रुपए तो उसने चरखी की सवारी में बिताए, उस झूलने में बिताए। दूसरा, हुपला खेल खेला उसने y बार और एक बार खेलने की कीमत है 4 रुपए, तो y बार खेलने की कीमत हो गई 4y रुपए। टोटल रुपए उसने खर्च किए 20 रुपए। तो एक समीकरण तो इस तरह से हमने बना लिया। ध्यान से देखेंगे इसको, हमने कितनी बार चरखी की सवारी करी और कितनी बार हुपला खेल खेला ये मान लिया, x और y। x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, ये टोटल रुपए हो गए 20। ठीक है, अब बात करें एक और समीकरण बनाने की। 2 समीकरण बनेंगे हमेशा, समीकरण युग्म की बात हो रही है, हमेशा कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसमें 2 समीकरण बन जाएंगे आपके। तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, उसने हुपला खेल चरखी की सवारी का आधा ही खेला है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मिसप्रिंट जो है वो मैं करेक्ट करके बता रहा हूं आपको कि उसने हुपला खेल चरखी की सवारी से आधा ही खेला है, मतलब हुपला खेल मतलब y, चरखी की सवारी मतलब x, उसका आधा ही किया है उसने। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हमने निकाल लिए। अब उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है मैं एक बार पढ़ देता हूं। उदाहरण नंबर 1 में, अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो बीजगणितीय का मतलब तो यही है समीकरण बना करके, मैं यहां लिख देता हूं कि ये हमने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया, ये बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। अब ग्राफीय रूप में दिखाना है तो 9th क्लास वाले ग्राफ अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा, और अगर आपको आता है तो रिवाइज हो जाएगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये है 3x + 4y = 20। ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत है, क्योंकि ये सरल रेखा का ग्राफ है, और कोई भी सरल रेखा बनेगी तो 2 बिंदु अगर हैं तो सरल रेखा हम बना सकते हैं। तो इसलिए केवल 2 बिंदुओं की जरूरत है। 2 बिंदु कैसे निकालने हैं, x का अपनी मर्जी से कोई भी आसान सा मान इसमें रख दो। x का मान यहां पर 0 रख दो पूरी समीकरण में, और y का मान निकाल लो। x का मान 0 की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3, 4, 5, 6, कोई भी x का मान रख दो और उससे y का मान निकाल लो, या फिर कोई भी y का मान रख दो और उससे x का मान निकाल लो, तो आपके पास 2 बिंदु आ जाएंगे। तो मैं सबसे आसान मान मुझे लगता है
x बराबर 0, इसलिए मैं x बराबर 0 से शुरू कर रहा हूं। x बराबर 0 अगर यहां पर रखोगे तो क्या बनेगा, 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 20। ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 4y बराबर 20 हो गया, तो y बराबर आ गया 20/4 के हिसाब से 5। तो हमारा पॉइंट क्या बना, बिंदु क्या बना, 0,5। ये हमारा पॉइंट आ गया 0,5। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिंदु लिखना जरूरी है कौन सा आया हमारा। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट मिलेगा, एक बार x का मान 0 रखा, एक बार मैं y का मान 0 रख देता हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x का मान 0 और y का मान 0 रख करके ही हल निकालो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी पड़े जो मान यहां पर रख सकते हो, x का और y निकाल सकते हो। दोबारा भी आपकी मर्जी पड़े तो फिर से x का कोई दूसरा मान रख करके y निकाल लो, या फिर y का कोई मान रख करके x निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखते हमेशा x, y है, ये फिक्स्ड है कि हमेशा x, y ही लिखा जाएगा। कोई भी बिंदु इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ही जाएगा। आराम से शांति से देखें, आपको 3.1 और 3.2 का एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लेते हैं तो। अब यहां पर y बराबर 0 रखते हैं तो कितना बनेगा, यहां पर ये बनेगा 3x प्लस में 4 गुणा 0 बराबर 20। ये हो गया 3x बराबर 20 और x का मान आ गया 20/3। एक छोटी सी बात यहां पर मैंने जान करके y बराबर 0 लिया है, यह बताने के लिए कि अगर पॉइंट में मान आए तो वो गलत नहीं है। पहली बात तो इसको आप 20/3, 0 लिख सकते हो, क्योंकि x, y लिखते हैं हम लोग। लेकिन 20/3 को ग्राफ में दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश ये करना कि आपका आंसर पॉइंट्स में ना आए। जैसे ये पॉइंट्स में आएगा, डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसा आंसर ना लो तो आपका ग्राफ थोड़ा आसानी से बन जाएगा। बाकी ये भी अगर आप ग्राफ में बनाते हो ना तो गलत नहीं माना जाएगा। 20/3 आप पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के ग्राफ खींचोगे, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन हम पॉइंट्स में नहीं लेना चाह रहे तो हम y का कोई दूसरा मान रख देंगे। यहां पर कोई भी दूसरा मान, जैसे मान लो y का मान 1 रख दिया मैंने, 1 रख दिया तो ये 4 बन जाएगा, 4 गुणा 1। उधर जाकर के 20 में से 4 माइनस होगा, 16 बन जाएगा। 16 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 1 से भी काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 2 रखने पर काम बन जाएगा, मैं करके दिखाता हूं। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखो कि क्या रखने पर पॉइंट्स में नहीं आएगा, वही रखो। तो यहां पर y का मान मैं 2 रख रहा हूं, 2 रखने पर हमारा काम आसान हो रहा है। x का भी रख सकते हो कोई मान, कोई जरूरी नहीं है, y का ही रखो। 4 गुणा 2 बराबर हो गया 20, तो ये बनेगा 3x प्लस 8 बराबर 20। तो 3x बराबर 12 और x का मान आ जाएगा 12/3 के हिसाब से 4। ठीक है, ये 8 उधर चला गया तो 12 हो गया। पॉइंट क्या बना, पॉइंट हमेशा लिखा जाएगा x, y। तो x कितना है 4, तो पहले 4 लिखोगे, और y कितना है 2, तो फिर 2 लिखोगे। ये 4,2 हमने दूसरा बिंदु निकाल लिया। पहली वाली समीकरण का काम खत्म। इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा, वो हम बना लेंगे। उससे पहले मैं दूसरे समीकरण को लेकर के उसके लिए ऐसे ही 2 बिंदु निकाल लेता हूं, तो हमारा काम थोड़ा सा एक बार में ही हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं और यहां पर करता हूं। देखो आप, ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब यहां पर आप सबसे पहला काम, जैसे इसमें 0 रखा हमने, तो x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखोगे तो y देखो कितना आ रहा है, y हमारे पास आएगा 0/2 का मतलब है 0। 0 किसी भी भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट हमेशा लिखा जाएगा, बिंदु हमेशा लिखा जाएगा x, y। तो बिंदु बन गया 0,0, जो मूल बिंदु होता है एक्चुअल। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने सोचा था कि y को 0 रख लेते हैं एक बार। 0 रखना आसान है तो 0 रख के देख लो। लेकिन अगर y को 0 रख दिया आपने तो 0 से 2 गुणा होकर के x भी 0 बन जाएगा, और x 0 y 0 वापस से सेम पॉइंट आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। पॉइंट हमेशा अलग आना चाहिए, तो कोई और मान रख दो, x का कोई और मान रख दो। जैसे x का मान 1 रख दिया, y का भी रख सकते हो। मान लो x का रख रहे हैं तो x का मान अगर 1 रख दिया तो 1 में दिक्कत है, 1/2 आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा। हम चाह रहे हैं पॉइंट्स के बिना काम हो जाए, तो x का मान 2 रख दो। x का मान अगर आप 2 रखते हो तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बन जाएगा y बराबर 2/2 मतलब 1। तो पॉइंट हमारा क्या बना, x, y के हिसाब से 2,1। ये बन गया दूसरा पॉइंट।
2 पॉइंट्स इसके मिल गए, 2 पॉइंट्स उसके मिल गए, ग्राफ पे बना लो। अभी मैंने क्या है बहुत ज्यादा बेसिक से बताया है, इसलिए आपको लग सकता है कि ये तो काफी लंबा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये काम 5 मिनट का भी नहीं है टोटल। ठीक है, शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाओगे इस तरह से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 2 1 0 5 4, 5 तक मैक्सिमम जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 तक हम ले लेंगे। सब तरफ से सेम बनाना है, कोशिश तो यही करना, बाकी जितनी ज़रूरत हो उतना बनाओगे तो भी चलेगा। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो घर पे भी आप कोशिश तो यही करो कि आप प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पे ही करो, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो। चलो शुरू करते हैं। 0,5 पॉइंट कहां पर आएगा भाई? 0,5 का मतलब है एक्स अक्ष पे तो 0 चले हैं और वाई अक्ष पे 5 चलना है। एक्स अक्ष पे 0 चलने का मतलब है कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है एक्स अक्ष पे, तो इधर उधर नहीं घूमना। वाई अक्ष पे 5 का मतलब है यहाँ आ गए, ये पॉइंट है 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए? 4,2, मतलब एक्स अक्ष पे तो 4 चलो प्लस का, और वाई अक्ष पे 2 चलो, वाई अक्ष मतलब ऊपर नीचे, वाई अक्ष पे 2 चले, तो ये पॉइंट है हमारा 4,2। हमेशा लिख दें आप, यहां भी लिख दें 0,5 है, और दोनों को मिला दें। फिर ये आपने दोनों को मिला दिया तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाओगे स्केल स्केल लेकर के तो एकदम सही तरह से बनेगा ग्राफ, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ग्राफ बना करके उसका नाम जरूर लिख देना, नाम मतलब इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसकी? 3x + 4y = 20, इसकी समीकरण है, वो लिख देना आप। दूसरा बनाओ 0,0। भाई 0,0 कौन सा होता है? यही होता है 0,0, तो मूल बिंदु ही होता है। x पे भी नहीं चले, y पे भी नहीं चले, दोनों पे 0 चले। 2,1 का मतलब है x पे तो 2 चलो, x पे 2 चले, और y पे 1 मतलब ऊपर, यहां चल गए, तो ये हो गया 2,1 बिंदु, और ये बिंदु है 0,0। दोनों को मिला दो जरा, मिला दोगे तो ये इसी से गुजरेगा। आप आराम से ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो ये इसी पॉइंट से गुजर जाएगा। तो इस लाइन की समीकरण भी आप लिख दो। क्या है इसकी समीकरण? y = x/2। ये हमने ग्राफीय विधि से इसको दर्शा दिया, ज्यामितीय रूप में दर्शा दिया। एक तो हमने दर्शाया था इसको बीजगणितीय रूप में, मतलब समीकरण बना दिए थे। दूसरा ज्यामितीय रूप में, जिसमें हमने ग्राफ बना दिया। अब 3.1 में आपसे इसका हल नहीं पूछेगा कि फाइनल आंसर बताओ, केवल इतना बोलेगा कि ग्राफ बना दो। आंसर क्या है वो बताने को नहीं बोलेगा, आंसर बताने को बोलेगा 3.2 में। मैं आपको अभी बता देता हूं आंसर क्या आते हैं इस केस में। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं तो यही हमारा आंसर होता है। तो 4,2 ही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? x का मान तो 4, ये x ही होता है, ये y होता है, y का मान 2, मतलब 4 बार तो उसने चरखी की सवारी करी और 2 बार उसने हुपला खेल खेला। ये इसका फाइनल आंसर आया। तो इस तरीके से मतलब समीकरण अगर आप बना लेते हो शुरू में, भाई कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो सकते हैं जिसमें समीकरण डायरेक्ट ही दे दे आपको और सीधा बोले कि ग्राफ बना दो। कुछ में आपको समीकरण बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके, तो वो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें क्वेश्चन पढ़ करके समीकरण बनाना पड़ता है। तो उसका विशेष ध्यान रखें आप। जैसा पहला एग्जाम्पल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। उसके बाद ग्राफ बनाना है, वो 9th क्लास में जो सीखा था वो मेथड हमने अभी वापस सीखा है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको कहीं और डाउट भी आया है तो देखिए, सेकंड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदा। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम प्रश्न है, बस अपने को समीकरण बना लेना है और ग्राफ बना लेना है जैसे पहले किया था। तो समीकरण बनाने के लिए जो डेटा की जरूरत है वो मैं सामने लिख देता हूं। क्या क्या डेटा इसने दिया हुआ है। एक तो बात करी है रोमिला की। रोमिला की बात क्या है, उसने कहा कि भाई 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे इसने। 2 तो खरीदी इसने पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। कितने रुपए में? 9 रुपए में। ये 2 काम किए इसने। दूसरा उसकी सहेली है सोनाली, उसकी बात है
सोनाली के बारे में ये बोला गया है कि भाई उसने 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। 4 तो खरीदी पेंसिल और रबड़ भी 6 खरीदी है उससे डबल, और कीमत उसने चुकाई 18 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हमें बीजगणितीय रूप में भी दिखाना है और ग्राफीय रूप में भी दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य अगर हम मान लें तो हमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य पता चल जाएगा, उसको 9 के बराबर कर लेंगे। इस तरह से मतलब 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य पता चल जाएगा और उसको 18 के बराबर कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। शुरू आपको ऐसे करना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए है, तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। अगर ऐसा है तो अब देखो ध्यान से, एक पेंसिल x रुपए में आ रही है तो 2 पेंसिल 2x रुपए में आएगी, उसमें क्या बात है। एक रबड़ y रुपए में आ रहा है तो 3 रबड़ 3y रुपए में आएगा, और ये दोनों मिला करके 9 रुपए बनते हैं जो उसने दुकानदार को दिया। समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही एक पेंसिल x रुपए में आ रही है तो 4 पेंसिल 4x रुपए में आएगी, 6 रबड़ 6y रुपए में आएंगे, एक रबड़ y रुपए में आ रहा है तो, और ये टोटल उसने 18 रुपए दिए। समीकरण नंबर 2 हो गई यहां पर। तो 2 समीकरणें यहां पर अपने को दिख रही है और इन दोनों समीकरणों के ग्राफ अपने को बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? पहला समीकरण हम लोग शुरू करते हैं, 2 पॉइंट्स लेंगे, सेम जो पहले किया था उसी तरह से ग्राफ बनाना है। तो पहला समीकरण मैं शुरू कर रहा हूं 2x + 3y = 9 को, यहां से शुरू कर रहे हैं काम आगे का। तो पहला बिंदु आप सबसे पहले शुरुआत करो 0 से। अगर 0 बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कुछ और लेते हैं। 0 से अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा तो फिर कुछ और लेंगे, अदरवाइज 0 बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0 रखेंगे तो ये बनेगा 2 × 0 प्लस में 3 × y = 9। ये तो हो गया 0, ये है अपना 3y बराबर में है 9, तो y आ गया 9/3 के हिसाब से 3। तो बिंदु क्या बना? बिंदु हमेशा लिखा जाता है x, y, मैंने पहले भी बताया आपको। तो x, y मतलब 0, 3, ये अपना बिंदु आ गया। ठीक है, आगे चर्चा करें दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु के लिए मैं y का मान 0 रखने वाला हूं, लेकिन y का मान अगर 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा और ये 9/2 बनेगा जो कि पॉइंट्स में आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसका मान 0 ना रखें, कुछ और रख दें, 1 रख दें भले ही। 1 रखेंगे तो क्या होगा? 3 बनेगा, 3 उधर जाकर के माइनस होकर के 6 बनेगा और 6 में 2 का भाग चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मन में कर लें आप, उससे काफी आसान हो जाएगा। तो y का मान मैं 0 नहीं रख रहा हूं इस बार, तो क्या रख रहे हैं यहां पर? y का मान रख रहे हैं 1। y का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस में 3 × 1 बराबर में 9 है, तो बनेगा 2x बराबर, ये 3 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। x का मान हो गया 6/2 मतलब 3। तो बिंदु क्या है? बिंदु इंपॉर्टेंट है, x, y लिखा जाएगा तो 3, 1 ये हमारा बिंदु आ गया। 2 बिंदु हमने निकाल लिए इस वाले समीकरण के। ऐसे ही सेम काम करना है इस वाले समीकरण के लिए। देखो, एक खास बात आपको सीखने को मिलेगी, मैं समीकरण यहां लिख देता हूं, लास्ट में बताऊंगा क्या खास बात है। देखो, सेम x का मान 0 रख के देखते हैं एक बार। 0 रखेंगे तो ये 18/6 आ जाएगा, तो रख दो, x का मान 0 रख दो। ये 4 × 0 6y = 18, तो 0 हो गया है तो खत्म हो गया। 6y = 18, तो y आ गया 18/6 मतलब 3। कितना बना? x, y करके लिखोगे तो 0, 3 लिखा जाएगा। एक बिंदु तो ये आ गया। दूसरा बिंदु अगर आपको निकालना है तो दूसरा बिंदु के लिए आप चाहो तो x का कोई मान रख दो, या y एक बार 0 रख के देखो, जैसा मैंने बताया था। y 0 रखोगे तो ये खत्म, 18/4 आएगा x, जो कि पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स में हम लेना नहीं है, तो y का मान 0 की जगह कुछ और रख दो, 1 रख दो। 1 रखोगे तो 6 बन जाएगा, ये 6 उधर माइनस होएगा 18 में से तो 12 होगा, और 12 का 4 में भाग चला जाता है तो काम बन जाएगा अपना। तो हम क्या करें? y का मान 1 रख दें। y का मान 1 रखोगे तो कितना बनेगा? यहाँ 4x प्लस में 6 × 1 = 18,
तो ये बनेगा 4x प्लस 6 बराबर 18। तो 4x बराबर 18 में से 6 गया तो 12, तो x बराबर आ गया 12/4 मतलब 3। x का मान 3 आ गया। पॉइंट क्या बना x, y करने के हिसाब से 3,1, तो पॉइंट बन गया 3,1। 2 पॉइंट्स पहले वाले के थे, 2 पॉइंट्स नए वाले के आ गए। दोनों समीकरणों के 2-2 पॉइंट्स आ गए हैं। ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं हम लोग इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए जगह तो नहीं है, मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहां से मिटाता हूं। देखो, इसको मिटाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं आपको, ये दोनों सेम लाइंस ही हैं। देखो पॉइंट सेम आए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। इस लाइन के लिए भी इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएंगे। 0,3 इसमें है, 0,3 इसमें है, 3,1 इसमें है, 3,1 इसी लाइन में है। तो दोनों लाइन सेम हो गई है। तो ऐसा हो सकता है, दो लाइंस हो सकता है एक दूसरे को काटे, दो लाइंस हो सकता है एक के ऊपर एक आ जाए, दो लाइंस ऐसे हो सकता है कि समानांतर आ रही हो। 3 केस बन सकते हैं ना। तो ये केस तो पहले उदाहरण में था, दूसरे उदाहरण में ये केस है, तीसरे उदाहरण में इस तरह का केस बनेगा जिसमें समानांतर लाइंस आएंगी थोड़ी दूरी पर। ठीक है, अब कैसे पहचानते हैं अपन डायरेक्ट ही कि भाई सेम लाइंस है? डायरेक्ट पहचान सकते हो आप। वैसे तो 3.2 में पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको हिंट दे देता हूं। यहां पर ही 3.2 में तो पढ़ेंगे डिटेल में, यहां हिंट दे रहा हूं कि इस लाइन को 2 से गुणा करके ये बनाया गया है। पहले वाली समीकरण को अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। तो किसी भी संख्या से गुणा करके नया समीकरण बनाते हैं तो वो सेम ही लाइन बनती है हमेशा ग्राफ पे। ये ट्रिक है, ऐसे समझ सकते हो। बाकी 3.2 में और डिस्कस करेंगे अपन आगे। देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो अधिकतम 3 ही दिख रहा है अपने को, तो ज्यादा कुछ बढ़ा जाने की जरूरत नहीं है अपने को। 0, ये 1, 2 और 3 तक बहुत है, ये 1, 2 और 3 बहुत है। इधर भी लिख देना भले यार, बाकी जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव जानी रहेगी। तो क्या बनेगा 0,3, x पे 0, y पे 3, x पे नहीं जाना y पे जाना है सीधा, ये है 0,3। दूसरा 3,1, x पे चलो 3, y पे चलो 1, ये है 3,1 और ये है 0,3 और इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगी लाइन। दोनों लाइन एक ही लाइन है, सेम लाइन ही आएगी। दूसरी वाली भी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाओगे, समपाती रेखाएं बोलते हैं इनको। समपाती रेखाएं क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो आती है उनको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ये अपना कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो उदाहरण नंबर 3 है और बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। डायरेक्ट इसमें समीकरण दे रखी है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। सबसे छोटा उदाहरण सबसे लास्ट में आया है। 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। मैं समीकरण लिख देता हूं। एक तो दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और एक दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। अब बीजगणितीय रूप से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि बीजगणितीय रूप से तो उसने दे दिया, तो पूछेगा क्या? केवल ज्यामितीय रूप से, मतलब ग्राफ बना करके अपने को बताना है। अब इसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 रेल की पटरियों को दिखा रहा है। तो रेल की पटरियां अगर आप नोटिस करो तो कभी मिलती हैं क्या? रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती। इसका मतलब क्वेश्चन में ही पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये समांतर रेखाएं बनने वाली है। अपने आप ही समझ में आ रहा है, भले वो समीकरण नहीं भी बोलेगा तो रेल की पटरियां तो समांतर ही बनेंगी, तो ये समांतर रेखाएं आएंगी। देखो कैसे करेंगे। पहले वाली लाइन को शुरू करते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। 2 बिंदु हम लोग इसका लेंगे। पहला बिंदु वही x बराबर 0 से शुरू कर रहा हूं मैं। x बराबर 0 ले लो। देखो पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा। 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 2y यहां से आएगा, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4, तो y बन जाएगा 4/2 मतलब 2। पॉइंट क्या बना? पॉइंट हमारा आएगा x, y, x है 0, y है 2, तो 0,2 बिंदु आ गया। आगे बढ़े। आगे y का मान एक बार 0 रख के देख लो, उससे भी आंसर आ रहा है इस बार, तो काफी आसान है पॉइंट्स। तो x प्लस 2 गुणा 0, अगर पॉइंट्स में आ रहा होता तो हम पॉइंट बदल लेते हैं, ये पॉइंट नहीं लेते फिर। तो ये 0 हो गया, ये माइनस 4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या बना? पॉइंट हमेशा x, y लिखना है, 0,4 मत लिख देना, 4,0 आएगा। x पहले लिखा जाता है, ध्यान रखना, 4,0 लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन यहीं लिख देता हूं मैं, जगह है अभी, उधर ग्राफ भी बन जाएगा एक ही बार में, मिटाना नहीं पड़ेगा फिर कुछ।
ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में आप सबसे पहला काम वही सेम x बराबर 0 रखो, मिल रहा है आराम से, कहीं दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 रखोगे तो 2 गुणा 0, 0 से क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए मैं 0 रखना प्रेफर करता हूँ। आप चाहो तो कुछ भी वैल्यू रख दो, 0 की जगह 2 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, -3 रख दो, -4 रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बिंदु आएगा, बिंदु आपके अलग अलग आ सकते हैं भाई, 2 अलग अलग लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बिंदु अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन आंसर मतलब वो लाइन सेम ही बनेगी ग्राफ पर, ग्राफ सेम बनेगा, बिंदु भले ही अलग आए, उससे मतलब नहीं है, हमेशा ग्राफ सेम बनता है। यहां पर देखो आप, ये 4y -12, ये तो 0 हो गया, -12 बराबर 0, तो यहां से 4y बराबर 12 हो गया, -12 उधर जाएगा तो y कितना आ गया, 12/4 मतलब 3 के बराबर। तो पॉइंट क्या बना इसका, एक पॉइंट तो यहाँ पर आ गया है, x, y लिखेंगे तो 0,3 लिखा जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं उधर, 0,3, एक पॉइंट तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालते हैं उधर, उधर निकालने के लिए y बराबर 0 रख देते हैं एक बार, यहाँ पर आराम से निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। y बराबर 0 रखो यहाँ, तो ये आएगा 2x + 4 गुणा 0, 0 ही हो जाएगा, -12 बराबर 0, 2x, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, -12 बराबर 0, 2x बराबर 12, x बराबर आ गया 12/2 मतलब 6। पॉइंट क्या बना, पॉइंट x, y लिखोगे आप, x है 6, y है 0, तो 6,0। अब ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने के लिए अधिकतम 3, 4, 2, 6 तक जाना है भाई, 6 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरू करते हैं अपन, एक एक का गैप लेकर के 6 तक पहुंच जाएंगे, अगर ज़्यादा तक पहुंचना होता तो गैप ज़्यादा का ले लिया करो। तो 6 तक जाने के लिए यहाँ पर लिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेम ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समय बचाने के हिसाब से आप लोगों को एग्जाम में लिख लेना है इसको प्रॉपर, जो काम का है केवल उतना ही लिख रहा हूँ अभी तो मैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, सब जगह लिखना, माइनस में भी। माइनस में क्या है, पॉइंट नहीं आए ना, इसलिए मैंने लिखे नहीं अभी, समय बचाने के लिए। देखो 0,2 पॉइंट, x पे 0 चलना है, y पे 2 चलना है, ये है पॉइंट। 4,0 पॉइंट, x पे 4 चलना है, y पे 0 चलना है, x पे 4, y पे 0, ये पॉइंट आएगा। बना दो जरा इसको, बनाओगे तो ये यूं आ जाएगा, यूं मतलब ये हो गया x + 2y - 4 बराबर 0, ये लाइन आ गई। दूसरी, एक तो ये 0,3, 0,3 का मतलब क्या है, 0,3 का मतलब है x पे 0, y पे 3, ये पॉइंट, ठीक है। और 6,0 का मतलब है x पे 6, y पर 0, ये पॉइंट। इसको अगर आप मिलाते हो तो ये एकदम समानांतर आएगी, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा आपको कि समांतर लाइन आई है। इसका नाम जरूर लिखें, नाम मतलब इक्वेशन जरूर डालें यहाँ पर, उससे थोड़ा सा ठीक रहता है एग्जाम में, मार्क्स आपके बिल्कुल कटने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो दोनों समांतर रेखाएं आई हैं, तो तीनों तरह के उदाहरण में तीनों अलग अलग तरह के उदाहरण थे, इसलिए करने अपने जरूरी थे। अब प्रश्नों में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्न आप आराम से हल कर लोगे, 3.1 के 3 ही प्रश्न है उसमें भी। बाकी उदाहरण तीनों तरह के ले लिए हमने। पहले उदाहरण में 2 काट रही थी लाइंस, दूसरे में एक के ऊपर एक थी, तीसरे में समानांतर आ गई। तीनों तरह के उदाहरण 3 तरह से पॉसिबल है, 2 रेखाओं का इंटरसेक्शन वगैरह। तो ये थी 3.1 प्रश्नावली के परिचय और उदाहरण। अगले वीडियो में हम लोग 3.1 प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।